प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये इंस्टीट्यूशन जो पूना डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी कमेटी उनको जो नाम दिया है, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल संस्था है। यानी ये 1951 में स्थापन हुई थी और ये स्थापन होने के बाद हम लोग ने कोई थोड़ा ड्रामा वगैरह यहाँ पे बना किया था पुणे में और कोई पैसा थोड़ा कलेक्ट किया। उनके बाद 5 साल तक हमको पता नहीं लगा कि ये कुष्ठ रोग का काम किधर शुरू करना और कैसा शुरू करना। फिर 1956 में जब गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट जब थी और उसने हम लोग को बताया कि ये पुणे में कोंडवा लेपर होम जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये जो जगह है और ये बहुत पुरानी है, बहुत असली है। 1910 में ये कोई क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने शुरू की थी और ये इनकी हालत अभी बहुत ख़राब है और ये संस्था आप ये कोंडवा लेपर होम आप लेके उनको मैनेज और डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट हमको देने को तैयार है। ये 1956 में हमने जब ली, जब खाली एक 150 पेशेंट यहाँ पे थे और ये 150 पेशेंट भी बहुत पुराने थे, कोई 20 साल 25 साल 30 साल के सब बहुत पुराने पेशेंट्स थे। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टेलीफोन नहीं था। ये जो पुणे से अभी जो रास्ता है अब हम आ सकते हैं, वो भी एक कच्चा रास्ता था। उधर भी कोई रेनी सीज़न में तो हम आ नहीं सकते थे और यहाँ पीने का पानी का भी कोई अरेंजमेंट नहीं थी। और दूसरा जो बताने का हो एक अजब चीज़ है कि यहाँ पे सब पुलिस थे और ये आर्म्ड पुलिस, बॉम्बे के जो आर्म्ड पुलिस रहते थे पहले बड़ी राइफल्स वगैरह लेके, वो यहाँ पे थे। उसका कारण ऐसा कि 1942 में जो मिशन डॉक्टर था यहाँ पे, उसका यहाँ खून हो गया था और पेशेंट लोग ने उसका कुछ खून किया और जब ये खून हो गया उसके बाद वो मिशन क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने ये होम छोड़ दिया और गवर्नमेंट के ताबे में दे दिया। और यहाँ ये जो ऑफिस बिल्डिंग है हमारे पीछे और ये सब वार्ड्स जो है वो पीछे है। और वो जो वार्ड्स है वो जेल सरीखे आपको दिखेंगे, बड़े बड़े उनके जो वॉल्स वगैरह है, बड़ी दीवार है और यहाँ पे एक बड़ा गेट था और वो पेशेंट्स लोग खाली यहाँ बाहर आते थे और यहाँ से ड्राई राशंस, उसको इतना गेहूँ चावल हो मिलते थे ऑफिस से, वो लेके उनके वार्ड में जाके खुद हो पका के खाते थे। ऐसी हालत थी। तो हमने पहला तो ये कर दिया कि पुलिस को निकाल दिया। पुलिस को निकालने के बाद हमने एक किचन वहाँ पे शुरू की कि हम खुद सब खाना पका के उन लोग को सबको देंगे।
और हमने ये जो बीच में बड़ा गेट था वो हमने निकाल दिया। तो अभी वो रास्ता खुला हो गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है यानी पेशेंट्स है वो मिक्स हो सकते हैं। फिर डॉक्टर बेंडरोवाला जो थे वो मेरे ससुराल थे और वो 1966 66 साल में वो गुज़र गए। और वो गुज़र जाने के बाद फिर ये सब इंस्टीट्यूशन का चेयरमैन मैंने हाथ में ये सब काम लिया। और फिर बाद में हमने इलेक्ट्रिसिटी पूना से यहाँ पे लाए और वाटर सप्लाई हमने खुद बनाई, टेलीफोन यहाँ पे आ गया। फिर ये अक्खा रास्ता जो है वो सब टार रोड अच्छा रास्ता तैयार हो गया। फिर रास्ता तैयार हो गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आने लगी। और ये डेवलप करने में पहली बात हमने ऐसी की कि रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, इन लोग को जो डिफॉर्मिटीज़ होती है वो डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट करने के लिए डॉक्टर आटिया और मैं और हम लोग ने सब मिल के यहाँ एक छोटा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया और उसमें हम सब ऑपरेशन करते थे। और वो वक्त जो हम ऑपरेशन करते थे वो लकड़ी की टेबल के ऊपर करते थे और टॉर्च लाइट से करते थे, कारण कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और कितना साल हमने टॉर्च लाइट से ये सब ऑपरेशंस वगैरह किया। और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ गई फिर तो अच्छा अभी ऑपरेशन एयर कंडीशन ऑपरेशन थिएटर है। और फिर ये आईब्राउज रिपेयर बोलते हैं, जो नोज़ का रिपेयर है, आँखी का रिपेयर है। फिर जो हाथ उनके जब उंगली वगैरह जो टेढ़ा हो जाता है उसका सब ऑपरेशंस वगैरह, ये सब ऑपरेशंस यहाँ पे हमने डेवलप किए और रिकन्स्ट्रक्टिव का सर्जरी का बहुत बड़ा काम शुरू हो गया। ऐसे करते करते ये जो होम में से हॉस्पिटल हो गई और हॉस्पिटल होने के बाद सब महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और नॉर्थ इंडिया से भी, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से सब हमारे पास पेशेंट्स आने लगे। और अभी तो इंटरनेशनली ये हॉस्पिटल भी इज़ क्वाइट वेल नोन यानी ये सब पेशेंट्स लोग हमारे पास रिफ़र होके आते गए। ये बीमारी की वजह जो है जंतु माइकोबैक्टीरियम लेप्री जिसको हम कहते हैं, वो जंतु की वजह से ये बीमारी होती है। पहले जब हम समझते थे कि ये पनिशमेंट है, कुछ गए जन्म का पाप के लिए होता है, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। बाकी के जैसे बीमारी है, जैसे टीबी है, टाइफाइड है, उसी की वजह से ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जंतु है उसी की वजह से ये बीमारी होता है। और ये जंतु किसी को कांटेक्ट करने से नहीं शरीर में जाते, ये तो हवा में रहते हैं। और हवा में से अंदर जाने के बाद जिसका रेजिस्टेंस कम हो गया रहेगा, बॉडी रेजिस्टेंस जिसको कम है, उसको ये बीमारी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि होएगा ही। इसकी पहचान मैंने पहले जैसे दिखाया, जैसे चट्टे आते हैं शरीर पे, सफ़ेद, पूरा सफ़ेद नहीं मगर कम जिसका रंग हो गया है। दूसरी बात है पेशेंट कहता है कि हाथ पाँव में मूंगी आता है। और तीसरी बात जो है कि संवेदना जो बोलते हैं हम, सेंसेशन, वो कम होता है कुछ कुछ जगह। ये तीन पहले अर्ली सिम्टम जिसको हम बोलते हैं, इसकी वजह से पेशेंट आपके पास आ सकता है। और फिर हम उसको एग्जाम करके ये करेंगे कि इसको कुष्ठ रोग है क्या नहीं है। मरीज के हाथों को मुलायम करने के लिए गर्म मोम में डुबाया जाता है। यह फिजियोथेरेपी की एक श्रृंखला है। कुष्ठ रोग होने के बाद जब मसल का डिफॉर्मिटी होता है तो हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है, और जितना दिन ज़्यादा ऐसा टेढ़ा, उंगलियां टेढ़ा रहती है तो स्किन कंट्रैक्चर होता है, तो वो खुलता नहीं, सांधी खुलता नहीं है। तो सांधी के लिए हम क्या करते हैं कि हाथ में प्लास्टर लगाते हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको पानी में डुबाते हैं, डुबा के स्क्वीज कर लेते हैं। फिर जितना हो सके उतना थोड़ा सा स्ट्रेच करके जॉइंट मोबिलिटी के लिए जितना हम खींच सकते हैं उतना डिग्री तक खींचते हैं। फिर उन्हें ऐसे घुमा लेते हैं
सिर्फ ये लगाने का टाइम ऐसे ध्यान जाता है कि ये डिजीज़ से क्या होता है कि हाथ का जो समझने का शक्ति, जो संवेदना शक्ति, वो नहीं रहता है। फिजियोथेरेपी का जो रोल है ऑपरेशन के पहले यदि पेशेंट जल्दी आया तो सिर्फ एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के हेल्प से ही उसमें मसल पावर वापस ली जा सकती है। और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि जहाँ पर कि सिर्फ ऑपरेशन ही काम लगते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी का जो रोल होता है वो थोड़ा अलग होता है उस किस्म का। तो जैसे अभी आपने यहाँ पेशेंट्स देखे कि इन लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्प्लिंट्स दिए हुए हैं, वो स्प्लिंट्स का हेल्प ऐसा होता है कि उस स्प्लिंट के हेल्प से जो मसल जो वीकनेस होती है उसको स्प्लिंट के हेल्प से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस पोजीशन में अपने को एक्सरसाइज करवा लेना होता है उस पोजीशन में हम एक्सरसाइज करा ले सकते हैं। उसी तरह यदि ऑपरेशन के यदि पेशेंट लोग होंगे तो उनकी खास किस्म की फिजियोथेरेपी होती है, क्योंकि उनमें कुछ नॉर्मल मसल्स जो होती हैं वो पैरालाइज मसल्स के फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे एग्जांपल अंगूठे के इस्तेमाल के लिए इस फिंगर की मसल यूज़ की जाती है और उसके लिए ये इस टाइप का एक्सरसाइज किया जाता है। मसल को हमें पूरा आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को क्या उसको ऑपरेशन के बाद करना है ये समझना बहुत ज़रूरी का है। इसलिए ज़्यादा टाइम हम लोग फिजियोथेरेपी में जो है प्री ऑपरेटिव जो मसल आइसोलेशन होता है उसके ऊपर स्पेंड करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद में जो उसको ये एक्शन पिकअप करना है, अभी जैसे 3 हफ्ते के में जो प्लास्टर होता है उसके बाद जो प्लास्टर छूटता है तो उसको हम वही बोलते हैं कि आपने जो ऑपरेशन के पहले जो आपको एक्सरसाइज सिखाया गया है उसी टाइप का एक्सरसाइज आप कीजिए। तो जैसे एग्जाम्पल उसको अंगूठे का यदि ऑपरेशन हुआ है तो हम उसको बोलते हैं कि आप सोचिए कि आप इस उंगली को हिला रहे हैं, वो जैसे इस उंगली को हिलाने की कोशिश करता है अंगूठा धीरे धीरे इस तरह की मूवमेंट में आने लगता है, और यही जो मूवमेंट है उसको बार बार मास्टर करना पड़ता है। तकरीबन 1.5-2 साल तक उसको हमेशा ये उंगली पहले लाना पड़ती, ताकि हमेशा ये इस टाइप का मूवमेंट पैटर्न जो है वो ब्रेन में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। 1.5 या 2 साल के बाद इस एक्शन में फिर डिसोसिएशन होने लगता है और आप यदि बोले तो खुद भी अंगूठा अपने आप से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिजियोथेरेपी का जो इम्पोर्टेंस या जो लिमिटेशन है, हम लोग इनको सिर्फ मसल पावर तक देने का ही रहता है। सेंसेशंस जो जाते हैं उनके वो लाइफ लॉन्ग जाते हैं, इसलिए इवन घर में जाके भी जैसे यदि उसको हॉट ऑब्जेक्ट से हैंडल करने का है, खासतौर से यदि फीमेल होंगी तो किचन की यूटेंसिल्स किस तरह से इस्तेमाल करने को होना है, वो सब इनको सावधानी या हेल्थ एजुकेशन के जरिए से बताई जाती हैं। और यदि एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि घर पे जाके उसने आपको जो भी एक्सरसाइज की है हॉस्पिटल में वो उसने करते रहने को होना है। यदि घर पे जाके वो भूल गए एक्सरसाइज करने का तो 100% उसको जो डिफॉर्मिटी थी वो उसी तरह की फिर से डिफॉर्मिटी आएगी, और जो सर्जरी या जो जिस टाइप का करेक्शन हो गया था डिफॉर्मिटी का, वो डिफॉर्मिटी का करेक्शन घर पे जाके उतना नहीं रहेगा, उसको फिर से डिफॉर्मिटी आने की गुंजाइश रहती है। इस हॉस्पिटल में प्रतिवर्ष 5,500 रोगियों का इलाज किया जाता है। यहाँ लगनशील और योग्य डॉक्टर आते हैं। फिजियोथेरेपी का अलग विभाग है जिसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रिवेंटिव, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव। शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए यह उत्तम उपाय है। रोजाना और साप्ताहिक इंस्पेक्शन मरीजों का होता है ताकि किसी डिफॉर्मिटी का शीघ्र पता चल सके। ये लेप्रेसी डिजीज में जो डिफॉर्मिटीज आते हैं उनकी वजह से पेशेंट को समाज में जाना जाता है। अभी इसके लिए रिहैबिलिटेशन की सबसे पहली स्टेप है कि उनको ऑपरेशन करके, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके उनको फिर अच्छा करेंगे और उनको फिर समाज में भेज देंगे। अभी ये जो डिजीज़ है इसको एक स्पेक्ट्रम है, उसके एक तरफ है लेप्रोमेटस डिजीज़। अभी ये लेप्रोमेटस डिजीज़ में आप जो इधर देख रहे हैं, ये जो लेप्रोमेटस पेशेंट है इसको मेनली फेस पे डिफॉर्मिटीज़ आते हैं। ये तो एक तो है उनका नाक का डिफॉर्मिटी, ये नाक बैठ जाता है, और दूसरा उसका आईब्रोज नहीं दिखते हैं। तो ये दोनों की वजह से पेशेंट समाज में जाना जाता है। अभी इनका जो ऑपरेशन हम करेंगे तो उसका ऑपरेशन का वजह सिर्फ यही होगा कि उनको पेशेंट को समाज में वापस जा सकते हैं। अभी इसमें ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं आप, मैं ये पेशेंट पे दिखाऊंगा। आओ जनाब, अभी इसका भी ऑपरेशन हमने किया है, जरा मोल्ड निकालो। तो इनका भी पहले नाक ऐसा था, तो अभी हमने क्या किया, ये ऑपरेशन की वजह से ये अपर लिप के अंदर से जाके, ये दिखाओ पूरा, ये अंदर पूरा डिसेट किया, और जो ये बैठा हुआ नाक जो था वो पूरा डिसेट करके ऊपर ला लिया। अभी उसके बाद इसमें ये मोल्ड बिठाया, हाथ दिखाओ ऐसा मोल्ड। ये जो मोल्ड है ये इसमें अंदर लगाने से उसको सपोर्ट मिल गया। ये डालो जल्दी। अभी देखो ये पेशेंट बाद में उसको पता भी नहीं कि चलेगा किसको ऑपरेशन हुआ है।
इसी तरह से उसको हम आईब्रोज भी बाद में बिठा सकते हैं। ये हो गया लेप्रोमेटस पेशेंट की तरफ से। अभी इनमें और एक प्रॉब्लम आ सकता है फेस पे। तुम आज ढोपे इधर आओ, तुम भी आओ जरा, तुम ही दोनों जाओ, गॉगल निकालो। अभी कई पेशेंट्स में वो आंख बंद नहीं कर सकते पैरालिसिस की वजह से। आंख बंद करो, तुम भी बंद करो। ये देखा तुमने, ये तो अर्ली केस है, इसका आंख पूरा बंद नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये पेशेंट को हम बोलते हैं एक्सपोजर केरेटाइटिस, और इसका लास्ट स्टेज ये हो सकता है कि उनका पूरा आंख भी चला जा सकता है, टोटल ब्लाइंडनेस होता है। अभी इनके लिए भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। मेरा ये डिजीज़ मुझे जब पता चला नियर अबाउट 1979 में पता चला। उससे पहले कितना दिन डिजीज़ था मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो उसके बाद में मैंने उसी टाइम में इंजीनियरिंग कर रहा था। तो इंजीनियरिंग का कॉलेज में जब उन्होंने मेडिकल चेकअप के लिए मुझे टेस्ट में देखे तो उन्होंने मुझे बोले कि यू हैव टू, वी आर स्टॉपिंग योर कमिंग टू यूनिवर्सिटी। तो फिर भी मैंने एक चांस लिया। तो जो अप्रेंटिसशिप कोर्स होता है जिसको ITI का कोर्स जो बोलते हैं, उधर मैंने इंटरव्यू दिया, फॉर्म फिलअप किया, रिटिन टेस्ट में अच्छा मार्क्स मिला। तो उधर भी जब मेडिकल चेकअप हुआ, उन्होंने जब मेरा हाथ देखे तो बोले कि यू आर हैविंग दिस डिजीज़, तुमको ऐसे लेप्रेसी है तो तुमको हम ले नहीं सकते हैं। तो आशा मैंने छोड़ दिया। और एज हो गया था कि डैडी मम्मी से पैसा नहीं मांग सकता हूँ। तो एक भगवान का देन बोलिए कि मैं स्टेज एक्टिंग करता था। तो उसमें टेलीविज़न में इंटरव्यू दिया एंड वो भी बोलिए टेलीविज़न वालों की कृपा समझिए कि क्या उनको डिजीज़ का पता नहीं लगा। उन्होंने मुझे A क्लास आर्टिस्ट करके भी चुने। को टेलीविज़न, कटक टेलीविज़न में मैंने 2 साल काम किया, उसमें कुछ पॉकेट मनी कमा रहा था। तो बाद में उनको जब पता चला मेरा उंगली का जख्म बैठता था तो लेप्रेसी है करके उन्होंने बोले नहीं, पर उन्होंने मुझे प्रोग्राम देना बंद कर दिया। और ग्रेजुअली मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड सर्कल कम होते हैं। मेरे रिलेटिव्स जो है, मुझे काका कि मामा मौसी, इन लोगों ने हमारा घर को आना थोड़ा बहुत कम कर दिए कि उनके बच्चे लोग का मेरा पास छोड़ना ये थोड़ा कम हो गया। तो मुझे उसी टाइम में थोड़ा शक लगा कि आई हैव गॉट समथिंग रॉन्ग विथ मी। तो मेरे मम्मी ने, एक स्किन स्पेशलिस्ट है, उनका नाम बहुत फेमस है कटक, उड़ीसा का कटक डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास लेके गया। तो उन्होंने मेरा मम्मी ने जब उनको बोला कि ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने मुझे but they behave with my mummy like anything that they said, the doctor said, my mummy, you go out and keep yourself outside. And I paid that time 32 rupees fees to the doctor. और मेरा ऐसे दिल में है कि ये डिजीज ऐसे बेकार है कि डॉक्टर भी हमको टच नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने जो भी ट्रीटमेंट देते थे आई डिस्कंटिन्यूड इट। और उसके बाद में मेरा अनुभव आया कि बाहर जो डॉक्टर्स है जो लेप्रेसी फील्ड में काम करते हैं, दे आर वेरी नाइस एंड दे आर लाइक गॉड टू द पेशेंट। इट इज़ माई फीलिंग। बट बाहर में जो डॉक्टर्स है उन लोगों ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और बिहेव टुवर्ड्स द लेप्रेसी, इट इज़ रियली नॉनसेंस व्हाट आई थिंक। उसके बाद में मैंने घर से निकल गया था, नॉट टेलिंग टू माई पेरेंट्स। Then somebody has given me address to the Satara district, पुणे का, सॉरी महाराष्ट्र का। और वो डॉक्टर का मैंने नाम नहीं बताता हूँ। आई हैव पेड 350 रुपीज़ फॉर 4 days। खुद का कुछ कमाई था, टेलीविज़न का मुझे प्रोग्राम मिला था करके, एंड ही केप्ट मी। आई एम क्वालिफाइड, अच्छा बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोला था आदमी लोग क्या लगता है, थोड़ा सा ये लगता है, बट ही केप्ट मी। ये जो बैल गोठा बढ़ते हैं ना, गाय बांधते हैं, वो 3 फुट का डिस्टेंस में 4 गाय बांधा था और वो खोली में मैंने 4 रात निकाला। और मुझे खाना देने का टाइम ऐसे देते हैं ना,
ऐसे करके ऐसे देता है। और मेरा उसी टाइम में भी इतना कैपेसिटी था, आई कैन गिव बैक टू एनीवन। घर का परिस्थिति जो है, मगर वो फीलिंग के बाद एनीवे उन्होंने एक भगवान का देन बोले कि उन्होंने ये हॉस्पिटल का मुझे पता दिया। एंड आई गेट हियर गुड डॉक्टर्स एंड गुड अदर स्टाफ्स who behave with me like my more than my parents. And they gave me love, affection, and whatever I need, I mean to say. तो इधर जब पेशेंट एडमिट होते हैं, they can get everything free here, lodging, boarding, dress, everything. Not only the leprosy treatment, and other treatment also. But I can say it is a very good hospital, and I can say Dr. Jal Mehta, who is our president, he is like a godfather to the leprosy patients. पेशेंट क्योर होने के बाद उसको समाज नहीं वापस लेता, इसलिए हमने रिहैबिलिटेशन के लिए हर एक तरह के प्रयत्न सुविधा उत्पन्न कर दी है। जैसे कोई इंजीनियरिंग यूनिट है, बॉक्स यूनिट है, पावर लूम है, तो उसमें हम उनको सिखा के वो उनका खुद का भी कोऑपरेटिव करे तो कर से अपना धंधा वो शुरू करता है। उसकी सुविधा हम निर्माण करते हैं। ये कॉमन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट फॉर द हैंडीकैप्ड, इस नाम से हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग कम रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्योर्ड लेप्रेसी पेशेंट्स ही नहीं, उनके साथ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड और सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल भी है। ये लोगों को हम इसीलिए जमाया है, जब लेप्रेसी पेशेंट के साथ काम करने के लिए उन लोगों कम से कम समाज के लोअर स्टैंडर्ड का जो लोग है उनको भी डर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये तीनों तरह के लोगों को एक छत के नीचे अच्छे मशीन और अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर काम करने के लिए लगा देते हैं। तो उन लोगों को ऑन दी जॉब ट्रेनिंग सिस्टम से हम लोग काम सिखाते हैं। मैं तो ऐसा कहूँगा, शायद ऐसा और कहाँ दूसरी जगह हैंडीकैप्ड लोगों को लेके कमर्शियली वायबल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए संस्था को देखने के लिए मुझे बहुत ही खुशी होगी। सेफ्टी तो हर एक, चाहे वो हैंडीकैप्ड लोग रहने दो या अच्छा हेल्दी रहने दो या एजुकेटेड लोग रहने दो, सेफ्टी होता है। मैकेनिकल थिंग्स और मशीन्स हैव गॉट नो मर्सी टू एनी ह्यूमन बीइंग। जो गलती होता है हो जाता है। तो हर एक दूसरे जगह, दूसरा कंपनियों में, दूसरा ऑपरेटर के लिए, दूसरा इंजीनियर के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए वैसा हम भी लेना ही चाहिए। फिर भी सबसे मैं तो ऐसा जोर दे दूंगा कि उन लोग हर एक आदमी को, हर एक ऑपरेटर को हर एक मशीन के बारे में सही मालूमात होना चाहिए ताकि वो गलती नहीं कर सके। सो सेफ्टी एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा जोर देने से मुझे कहने के लिए खुशी होता, पिछले कई सालों से यहाँ एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये रिक्शा किसने दिया आपको? विक्रम चौहान ने दिया। अच्छा विक्रम जी। हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं बॉक्स यूनिट में काम करता है, बॉक्स बनाता हूँ। कितने पैसे महीने कमा लेते हैं? 700 रुपये मिलता है। तो ये साइकिल कितने में खरीदा? ये 1800। तो इनको साइकिल क्यों दिया आपने? तो उनको पैर को मैंने हाथ से टटोला, एक पैर कटा हुआ था और एक पैसे जाना आना, घूमना, काम पे आना उनको बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए मैं उनको ज़रूरत है करके उनको दिया। तो आप तो खुद देख नहीं सकते? मैं देख जो भी नहीं सकता, तो भी मैं पैर से ठीक हूँ, मैं जाना आना खुद करता हूँ, इसलिए उनकी सख्त ज़रूरत है वो। ये कॉलोनी
कुष्ठ निवृत्त व्यक्तियों की है। इन लोगों ने इस कॉलोनी का निर्माण सहकारिता के माध्यम से किया है। यहां ये अपने परिवार के साथ सुख चैन से रहते हैं। ऐसा समझो 1-2 साल पहले 4.5 45 लाख का एस्टिमेट था, और अभी ये ट्रीटमेंट के बाद, ये मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट के बाद आस्ते आस्ते ये फिगर कम हो जाती है, और अभी समझो कि 40 लाख पेशेंट्स हैं, और ये भी आस्ते आस्ते ज़रूर कम हो जाएगा।